kids, welcome to grade 10 economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 4 globalization and the Indian economy और आज का जो सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सेशन नंबर 2. इससे पहले इन द अर्लियर सेशन हम लोगों ने डिस्कस करा कि किस तरीके से इंडिया में अब बहुत सारे ब्रांड हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज जितनी हैं उनमें सब में कितना ज़्यादा हमारे पास चूज़ करने के लिए इतनी सारी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो पहले नहीं थे. इफ़ वी गो बैक 2 decades तो तब कुछ भी नहीं अवेलेबल था. नाउ वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज. Until the middle of the 20th century, production was largely organized within countries. तो जब तक मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी था तब तक प्रोडक्शन जो था चीज़ों का वो लार्जली जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ही रहता था. तो अब सारा कुछ अपनी ही कंट्री में बनता था. फॉर द मोस्ट पार्ट मोस्टली सारी चीज़ें अपनी ही कंट्री में बनती थी और फिर उसे यूज़ किया जाता था. थोड़ा बहुत इधर से मंगाया जाता था फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ योर ओन कंट्री, बट मोस्ट जो चीज़ें थी वो अपनी ही कंट्री की यूज़ होती थी. जैसे कि फॉर एग्जांपल टीवी थे तो अपने ही कंट्री में बनाते थे जो भी टीवी थे. एंड जो कपड़े थे वो मोस्टली अपनी ही कंट्री के पहने जाते थे. What crossed the boundaries of these countries were raw material, food stuff and finished products. तो जो बाउंड्रीज को क्रॉस किया कंट्रीज़ की वो था मोस्टली रॉ मटेरियल, फूड स्टफ़ जो था, जैसे हमारे इंडिया से जाते थे जो स्पाइसेस हैं, कॉन्डिमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें जाती थी. एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट थे, वो सारी चीज़ें जो हैं दूसरे कंट्रीज़ को जाती थी. Colonies such as India exported raw material and food stuff and imported finished goods. Trade was the main channel connecting distant countries. तो जो और भी कॉलोनीज़ थी जैसे इंडिया वॉज वन ऑफ द कॉलोनी. ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपना कॉलोनी बनाया था. तो इंडिया से एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल एंड जो फूड का स्टफ था जैसे कॉन्डिमेंट्स एंड वो हम लोगों ने डिस्कस किया है, स्पाइसेस हैं, वो सारी चीज़ें इंडिया से एक्सपोर्ट होती थी. और इंडिया में इंपोर्ट होता था फिनिश गुड्स. तो इंडिया में जो बनी हुई चीज़ें हैं वो आती थी इंडिया के अंदर फ्रॉम द अदर कंट्रीज़. ट्रेड जो था, जो व्यापार है एक दूसरे से कुछ सामान एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, चीज़ें एक दूसरे से जो उनके यहाँ अच्छी हैं वो लेना एंड जो हमारे यहाँ अच्छी हैं वो उनके यहाँ जाती हैं दूसरी कंट्रीज़ में. तो ये जो है वो ट्रेड जो था वो मेन चैनल था जो कनेक्ट करता था डिस्टेंस कंट्रीज़ को. जो दूर दूर कंट्रीज़ हैं उनको यही जो एक चैनल है ट्रेड का वही कनेक्ट करता था. कि जैसे यहाँ से इंडिया से टी कॉफ़ी जो है वो ब्रिटेन जाती थी, फिर वहाँ से फिनिश गुड यहाँ आते थे. तो दिस इज़ हाउ और भी कंट्रीज से इस तरीके से जो ट्रेड है वही एक चैनल था जो डिफरेंट कंट्रीज है उनको जोड़ने का. This was before large companies called multinational corporations emerged on the scene. So ये ऑल जो होता था जिस तरीके से इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था, फूड स्टफ जाते थे एंड देन वहाँ से जो है फिनिश स्टफ आते थे. तो ये एक प्रिमिटिव स्टेट में जो होता था. उसके बाद जो है ये सब चीज़ें होती थी पहले. उसके बाद अब नाउ जो लार्ज कंपनीज हैं जिनको बोला जाता है मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस, तो वो फिर प्ले में आए. वो उन लोगों ने जो है मार्केट को कैप्चर करना शुरू किया. एंड दे आर कॉल्ड MNCs. बच्चों आप लोगों ने सुना होगा कि लोग MNC में जॉब करते हैं, बहुत जगह लिखा रहता है कि ये MNC है. तो ये जो है MNC एक एक नई चीज़ आई, इट इमर्ज्ड ऑन द सीन. अदरवाइज उससे पहले जो एक दूसरे तरीके से ट्रेड होता था कि सामान यहाँ से जाता था, वहाँ से दूसरा सामान आता था. तो दिस वॉज द ओनली वे कि कंट्रीज जो थी कनेक्टेड थे एक दूसरे से. जो MNC होती है, MNC is a company that owns or controls production in more than one nation. MNC set up offices and factories for production in regions where they can get cheap labor and other resources. तो MNC जो होती है which is multinational corporation, तो वो एक ऐसी कंपनी होती है जो ओन करती है या कंट्रोल करती है प्रोडक्शन जो होता है मोर देन वन नेशन में. तो मोर देन वन कंट्री में अगर वो कंट्रोल करती है या फिर प्रोडक्शन करती है तो उसे बोलते हैं मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन. तो नाम से ही इट्स वेरी क्लियर कि वो मल्टी नेशनल है. तो एक से ज़्यादा नेशन में है उनका प्रोडक्शन है या फिर उनका जो प्लांट है जहाँ पे वो प्रोड्यूस कर रहे हैं या सर्विसेज के लिए वहाँ पे उन्होंने दूसरी कंट्री में अपना ऑफिस खोला है. तो दैट इज़ मल्टी नेशनल कंपनी और MNC.
एमएनसीज जो है वो सेटअप करते हैं ऑफिसेज या फिर फैक्ट्रीज सेटअप करेंगे। अगर उनकी सर्विसेज हैं तो वो ऑफिसेज सेटअप करेंगे। अगर फैक्ट्रीज हो तो फैक्ट्री भी होगी एंड ऑफिस भी होगी कंट्रोल करने के लिए ऑब्वियसली। प्रोडक्शन के लिए इन अपना ऑफिसेज या फिर फैक्ट्री हैं वो प्रोडक्शन के लिए दूसरे रीजन्स में वो करते हैं जहाँ पे उनको चीप लेबर मिलता है एंड जो दूसरे भी रिसोर्सेज हैं वो चीप मिलते हैं। सो दिस इज़ वाई एमएनसीज जो हैं वो जाते हैं दूसरी कंट्री में, दैट्स वाई दे गो टू डिफरेंट कंट्रीज़ कि वहाँ से वो फ़ायदा उठा सकें, जिससे उनका जो कॉस्ट है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने का, इधर सर्विस और गुड्स जो भी वो कर रहे हैं उस एमएनसी में, तो वो जो उनका कॉस्ट है उनके लिए वो कम हो जाए। तो अगर उनको सर्विसेज हैं जैसे बैंकिंग सर्विसेज हैं, अगर वो कहीं पे उनको कॉल सेंटर बनाना है तो दे विल गो टू अ कंट्री जहाँ पे उनको चीप लोग मिल जाएंगे कॉल सेंटर में बात करने के लिए, तो उनका जो कॉस्ट होगा वो बहुत कम हो जाएगा एंड दैट इज़ वाई दे ओपन ऑफिसेज इन डिफरेंट कंट्रीज़। This is done so that the cost of production is low and the MNCs can earn greater profits. तो इसीलिए MNCs जो हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन वो डिफरेंट कंट्री में जाके अपने ऑफिसेज या अपनी इंडस्ट्रीज़ खोलते हैं। वो केवल उनका मेन रीज़न यही होता है कि किसी तरह उनकी कॉस्ट कम हो, प्रोडक्शन की जो है वो कम रहे और उनका प्रॉफिट बढ़ सके। अगर वो अपनी कंट्री में खोलेंगे तो वहाँ पे जैसे लेट्स से अगर कनाडा की कोई कंट्री है जो कोई कंपनी है, तो अगर वहाँ पे वो कॉल सेंटर लेट्स से वो खोलते हैं तो वहाँ पे उनको एटलीस्ट दे पेइंग $12 पर आवर। और अगर वो इंडिया में अगर वो खोलते हैं तो उनको बहुत ही कम पैसे देने पड़ेंगे एंड दे कैन गेट यहाँ पे इंडिया में लोगों की कमी नहीं, यंग जनरेशन की, तो उनको बहुत ईजिली मिल जाएंगे लोग कॉल सेंटर के लिए एंड दैट्स वाई दे ओपन देयर कॉल सेंटर्स हियर इन इंडिया कि जिससे उन्हें जो कॉस्ट है वो कम कर सकें एंड जिससे उनका प्रॉफिट जो है वो बढ़ सके। MNCs does not only sell its finished product globally, but more important, the goods and services are produced globally. As a result, production is organized in increasingly complex ways. तो MNCs जो हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन वो ना केवल ये कि वो सेल करते हैं अपने फिनिश प्रोडक्ट को डिफरेंट कंट्रीज में ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में वो अपना सेल करते हैं, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं प्रोड्यूस करते हैं ग्लोबली। तो इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि वो कोई अगर एक बड़ी चीज़ बना रहे हैं या कुछ भी है तो उसके पार्ट्स डिफरेंट कंट्रीज में बन रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी। एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्शन जो ऑर्गेनाइज किया जाता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, बिकॉज आप किसी और कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ अपने लोगों को भेज रहे हैं टू ओवरसी द ऑपरेशंस एंड एवरीथिंग, तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स वे, बट MNCs वर्क दैट वे जस्ट टू उनका जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। The production process is divided into small parts and spread out across the globe. जो production process है वो डिवाइड रहता है small parts में और वो spread out रहता है across the globe, तो it can be a possibility कि कहीं पे कोई पार्ट बन रहा है, कहीं पे कोई पार्ट बन रहा है and then assemble होके एक जगह उनका पूरा जो भी कुछ बनाना चाहते हैं goods and services वो बन रहा है। So this is also a possibility. India has highly skilled engineers who can understand the technical aspect of the production. तो इंडिया जो है वहाँ पे हाईली स्किल्ड हमारे पास इंजीनियर्स हैं, हमारे पास जो यूथ जो है वो बहुत पॉपुलेशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, जो यंग जनरेशन है वो बहुत है एंड दैट इज़ स्ट्रेंथ एंड दैट इज़ वाई इंडिया में जो स्किल्ड इंजीनियर हैं वो बहुत है, हम लोग टेक्निकल एस्पेक्ट को समझते हैं एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे जो उस टाइप के जॉब हैं जो MNCs प्रोवाइड करती हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। It also has educated English speaking youth who can provide customer care services. तो इंडिया में इंजीनियर्स हैं जो टेक्निकल एस्पेक्ट समझ सकते हैं एंड देन ऑल्सो वी हैव एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ जो कस्टमर केयर है सर्विसेज वो उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से ये जो कॉल सेंटर्स खोलते हैं, दैट इज़ वाई कॉल सेंटर्स इंडिया में खोले जाते हैं कि यहाँ पे पीपल कैन कन्वर्स इन इंग्लिश, तो वो एक फ़ायदा होता है MNCs को। All this probably can mean 50 to 60% cost saving for the MNC. तो ये सारा जो they go to different country to open their either service के लिए खोलते हैं या फिर industries खोलते हैं, ऑफिस है, तो वो they do all this probably कि जिससे उनको जो cost saving है वो
50 to 60% उनका कॉस्ट जो है वो सेव होता है, एंड दैट इज़ वाई दे गो टू डिफरेंट कंट्रीज़ कि इतना जो उनको कॉस्ट सेविंग है वो उनका प्रॉफिट बढ़ाता है एक्चुअली। इसलिए एमएनसीज गो टू डिफरेंट कंट्रीज़ जहाँ पे उनको जो चीज़ ठीक लगती है। इफ़ ब्राज़ील में उनको कोई चीज़ ठीक लगती है तो दे विल गो देयर, और इंडिया में ठीक लगती है और चाइना में अगर उनको ठीक लगती है तो दे विल गो देयर फॉर दैट थिंग। तो इस तरीके से ग्लोबली जो है प्रोडक्शन होना शुरू हुआ है एमएनसीज की वजह से, एंड थिंग्स हैव चेंज कि इस तरीके से पहले जो होता था केवल यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था, वहाँ से फिनिश गुड्स आते थे, बट नाउ एमएनसीज अपने अपने ऑफिस खोल सकते हैं कहीं भी ग्लोबली, एंड इस तरीके से सिनेरियो है वो बहुत चेंज हो गया है इकोनॉमिकली। The advantage of spreading out production across the borders to the multinational can be truly immense. तो जो advantage है जो production across the border उसको spread out करने का, उसका जो फ़ायदे हैं वो बहुत हैं, क्योंकि उससे आपका कॉस्ट कटिंग हो जाता है। उससे जहाँ पे जो चीज़ अच्छी है वो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर इंडिया में यूथ्स आर अवेलेबल हु कैन स्पीक इन इंग्लिश तो वो यहाँ पे लाके कॉल सेंटर खोल देते हैं। एंड अगर चाइना में उनको कोई चीज़ ठीक लगती है कि वहाँ पे दे कैन मेक देयर आईफोन्स, तो वहाँ पे जाके वो आईफोन के लिए फैक्ट्री वो वहाँ खोल देते हैं। सो दिस इज़ हाउ कॉस्ट कटिंग उनकी हो जाती है, एंड दे गेट व्हाट दे वांट, क्योंकि वो अपना जो ओवरसी करते हैं दैट द पीपल फ्रॉम देयर ओनली ओवरसी, जहाँ से मेन हेड ऑफिस है मल्टीनेशनल कंपनी का, सो दैट वो जो क्वालिटी है उसको वो मेंटेन रखते हैं। So this is all that we have discussed in this session about MNC जो multinational corporation है, किस तरीके से they not only वो जो different countries में globally वो अपना spread out करते हैं production, बल्कि वो बेचते भी हैं different countries में globally, and that is how जो scenario है वो बिल्कुल change हो गया है अब। So that's all we have discussed in this session. Thank you.